नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इस सब्जेक्ट का ये चौथा पार्ट है, उसकी शुरुआत है। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि अगर आपने कहीं देखा कि इनको डिप्रेशन है तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, क्या किया जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ इनको डॉक्टर के पास लेके जाओ। कौन सा डॉक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। मुझे याद है बचपन में मैंने सुना था कि एक रेडियोलॉजिस्ट ने अपना बोर्ड मारा था बाहर रेडियोलॉजिस्ट करके, तो एक गांव का आदमी वहाँ रेडियो रिपेयर करवाने को चला गया। नहीं, रेडियोलॉजिस्ट रेडियो रिपेयर नहीं करते, वो एक्सरे निकालते हैं। तो लोगों को पता ही नहीं किसके पास जाना चाहिए, सर्जन के पास जाते हैं। अब डिप्रेशन का पेशेंट सर्जन के पास जाके क्या करेगा। डिप्रेशन यहाँ की बीमारी है और यहाँ के भी बहुत डॉक्टर रहते हैं। एक होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, दूसरे होते हैं न्यूरो सर्जन, तीसरे होते हैं साइकेट्रिस्ट, चौथे होते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो आपको सही पता होना चाहिए किसके पास जाना है। दोस्तों, अगर ऐसी कोई बीमारी आपको पता चली, खास करके डिप्रेशन का डाउट है, तो आपको साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। उनकी डिग्री में लेता है DPM यानी डिप्लोमा इन साइकेट्रिक मेडिसिन या MD साइकेट्री, ऐसा लिखा रहता है। ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो इसका सही इलाज कर सकते हैं। आप ये साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। पहले तो आपका फॉर्म भरेगा, आपकी हिस्ट्री पूछेगा, आपको पहले की बीमारी, अभी की बीमारी, अभी क्या तकलीफ है, ये सब कुछ पूछेगा। उसको कंक्लूजन पे आने के लिए कि आपको रियल में डिप्रेशन है या और कोई बीमारी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारी इसके साथ मिमिक करती है, मैच करती है, इसलिए। उसके बाद आपको एग्जामिन करेगा। फॉर एग्जांपल आप शिकायत कर रहे हैं कि आपको बैक में दर्द है, पीठ में दर्द है, वो डिप्रेशन के कारण भी हो सकता है, ऑर्थोपेडिक रीजन से भी हो सकता है, बहुत सारे कारण से हो सकता है। तो वो आपको चेक करेगा, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। उसके बाद आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहेगा, ब्लड रिपोर्ट लेके आओ, एक्सरे करवा के आओ, MRI करके आओ, जो भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि फालतू करवाएंगे, जो भी उनको डाउट लगता है, जो भी सिम्टम है, उसके हिसाब से वो आपको कहेगा कि ये इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, यानी लेबोरेटरी टेस्ट, एक्सरे, MRI जो भी है। बाद में जब उनका डायग्नोसिस हो जाता है कि यस इनको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है या डिप्रेशन है, तो फिर नेचुरली वो क्या करेगा, आपको दवाई एडवाइस करेगा। वैसे डिप्रेशन में 3 टाइप की ट्रीटमेंट होती है। एक होती है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपिस्ट अलग टाइप के लोग रहते हैं, उन्होंने साइकोथेरेपी में एजुकेशन लिया रहता है। तो साइकोथेरेपी में क्या होता है कि वो आपसे बातें ही करते रहते हैं, आपको दवाई नहीं देते हैं। आपके उनके साथ 1 घंटे के या 45 मिनट के सेशंस रहते हैं, वो आपसे बातें करते हैं और ज़्यादातर बातें निकालते हैं, कुछ एडवाइस नहीं करते हैं, आपके अंदर की बातें निकालते हैं। तो इसको बोलते हैं साइकोथेरेपी। दूसरा होता है मेडिसिन। तो बहुत सारी ड्रग्स आजकल अवेलेबल है, पहले इतनी कॉमन नहीं थी। डिप्रेशन बढ़ता गया तो डिप्रेशन की दवाई भी अच्छी अच्छी निकालते गए, और आजकल तो बहुत अच्छी डिप्रेशन की दवाइयाँ मिलती है, तो दवाई देंगे। और तीसरा होता है शॉक देते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं। दोस्तों, मेरी बात बताऊं तो मैं 1976 में नानावटी हॉस्पिटल में साइकेट्री डिपार्टमेंट में काम किया था मैंने। तो मुझे याद है मैं डेली 10-15 पेशेंट को मैं इलेक्ट्रिक शॉक दिया करता था। और ऐसी बात नहीं है कि तब देते थे, अभी नहीं देते, आजकल भी देते हैं, ज़रूरत पड़ी तो देना पड़ता है। अब डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इनको क्या देना है, सिर्फ साइकोथेरेपी देनी है या मेडिसिन भी देनी है या शॉक भी देना है। डिपेंड करता है कि आपका डिप्रेशन कौन से लेवल पे है। हो सकता है आपका माइल्ड डिप्रेशन है तो शायद साइकोथेरेपी से ठीक हो जाए, मॉडरेट है तो साइकोथेरेपी एंड दवाई दोनों का कम्बिनेशन से ठीक होता है। मगर सीवियर टाइप का है, गंभीर प्रकार का है, तो हो सकता है कि वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करे शॉक। दोस्तों, शॉक से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको ECT कहते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। मैंने बहुत लोगों को देखा है, दिया है, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाते हैं, हेडेक होता है, पता भी नहीं चलता आपको, क्योंकि एनेस्थेसिया देके देते हैं। आपको फिल्मों में देखा होगा आपने कि उसको ऐसे झटके आते हैं, तकलीफ होती है, वो दिखाते हैं, पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। जैसे ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट को पता नहीं चलता, वैसे ही जिनको शॉक देते हैं उनको पता भी नहीं चलता मुझे शॉक दिया गया है। बट कुछ जगह पे उनकी ज़रूरत होती है तो देना चाहिए, खास करके जहाँ सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है वहाँ पे देना ज़रूरी है दोस्तों। अब इसे पेशेंट को बीमारी से बचना है, आपको भी बीमारी से बचना है या जल्दी ठीक होना है, डिप्रेशन मुक्त रहना है, तो बेस्ट रास्ता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज द प्रिवेंशन। ये बीमारी ऐसी है कि जितना जल्दी निदान हो जाए, उसका डायग्नोसिस हो जाए, उतना उसका भविष्य अच्छा रहता है। तो हमें क्या करना है कि सबको अवेयरनेस क्रिएट करनी है
ताकि आपको माइल्ड से माइल्ड डिप्रेशन भी पता चले तो आप उनको डॉक्टर के पास लेके जाए और उनको पहले से इलाज करवाए ताकि वो सीवियर टाइप में नहीं चला जाए। तो पहली बात तो ये है कि उसको अर्ली डायग्नोसिस करना है। अब प्रिवेंशन ऑफ डिप्रेशन के बारे में और कुछ बात करते हैं। ऐसा देखा गया है कि आपको अगर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी में अपने आप को बिजी रखेंगे ना तो आपको डिप्रेशन होने के चांस कम है। आपके पास कुछ काम नहीं है, एक कहावत है ना, एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। आपका एम्प्टी माइंड है, कुछ आपके पास जिम्मेदारी नहीं है, कुछ काम नहीं है, कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, तो डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए आप क्या करिए कि ज़िंदगी भर बिना काम के मत बैठे रहिए। मैं तो एक दिन भी बैठा नहीं रहता हूँ, मैं तो हमेशा काम करता हूँ। कौन सा काम करता हूँ? जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे लिखना बहुत पसंद है, मुझे ऐसे वीडियो शूट करना बहुत पसंद है, मुझे स्टेज पे जाके बोलना पसंद है। मैं इसमें तो कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। जितना आप अपने आप को इंटरेस्टिंग एक्टिविटी में बिजी रखोगे ना उतना आपको फ़ायदा होगा, आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि स्पोर्ट्समैन को कम से कम डिप्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे फिजिकल मसल काम करते हैं ना तो उसके अंदर से ये हार्मोन पैदा होते हैं, डोपामिन, और ये जो होते हैं जो मूड हार्मोन होते हैं ना वो मसल में से पैदा होकर ब्रेन तक पहुंचते हैं। इसलिए स्पोर्ट्समैन को कम से कम होता है। तो आप स्पोर्ट्समैन तो नहीं बन सकते मगर स्पोर्ट्स खेल तो सकते हैं ना। तो कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्ट रखिए और डेली खेलिए। उससे क्या होगा, आपका नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है सीरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन, वो अपने आप रिलीज हो जाएगा वहाँ से और आपका जो ब्रेन का रिक्वायरमेंट है पूरा हो जाएगा। तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंटरेस्ट लीजिए। अपनी इच्छा पे काबू रखिए। लोगों को अपनी कैपेबिलिटी मालूम नहीं और इच्छा बड़ी बड़ी करते हैं और उसके वजह से जब पूरी नहीं होती तो डिप्रेशन में जाते हैं। जितनी ज़रूरत है उतनी इच्छा रखिए ना। मैंने ऐसा ही करता हूँ। मुझे बहुत लोग आते हैं और मुझे एडवाइस करते हैं, डॉक्टर अडिया पैसा करोगे तो बहुत पैसा कमाओगे, ये करोगे तो बहुत पैसा कमाओगे। मैं उसको एक ही जवाब देता हूँ, देखो मिस्टर, मुझे जितनी पैसे की ज़रूरत है ना वो तो मैंने कमा लिया है, मुझे ऐसी कोई एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। अब मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है। मैं पैसे के लिए कुछ नहीं करूँगा। ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए कर रहा हूँ। पैसा तो मिलने ही वाला है, मुझे मालूम है। कोई अच्छा काम करोगे, समाज उपयोगी काम करोगे, पैसा मिलने ही वाला है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि सब लोग क्या अपने मनपसंद काम कर सकते हैं? नहीं करते हैं। मैं करता हूँ। आपको अपनी इच्छा पे कंट्रोल रखना है अगर डिप्रेशन से बचना है तो। दूसरी बात है, ये मॉडर्न ज़माने में स्ट्रेस तो बढ़ने ही वाला है। स्ट्रेसफुल लाइफ में हम जीते हैं, कितने सारे स्ट्रेस है। तो हमें क्या करना है, सबको स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना है। जितना जल्दी स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखोगे उतना आप डिप्रेशन से बचोगे। आजकल तो बहुत सारी जगह पे आपको मिलेगा, इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत मिलेगा, वीडियोज़ मिलेंगे स्ट्रेस से सीखने के। दूसरी बात है, कुछ लोग होते हैं बहुत जिद्दी रहते हैं, बस मैं कहता हूँ वैसा ही होना चाहिए, दुनिया मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, रिजिड रहते हैं, खुद बदलने को तैयार नहीं होते, फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं। शोले का डायलॉग याद है ना, अंग्रेज के ज़माने के जेलर है। कहने का मतलब क्या था कि हम नहीं बदलेंगे, मैं रिजिड हूँ एकदम, मैं जो कहता हूँ वही होगा। तो ऐसा करने से आपको डिप्रेशन आता है। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। दुनिया हमारे हिसाब से चलेगी ही, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया अपने हिसाब से चलेगी, हमें यह देखना है कि हम वहाँ कहाँ फिट हो जाएंगे, ये हमें देखना है दोस्तों। एम्पैथेटिक बनना है। जब आपके घर में किसी को ऐसा मूड का प्रॉब्लम है तो आपको उसको समझने की कोशिश करनी है, तो उनको डिप्रेशन से आप बचा सकते हैं। सबको कोई ना कोई मूड के प्रॉब्लम होते ही है। कहते हैं कि अमेरिका में तो हर इंसान लाइफ में एक बार तो कम से कम साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर ही लेता है। वहाँ तो इतनी अवेयरनेस है कि आज थोड़ा सा नेगेटिव मूड हुआ तो भी जाके कम साइकेट्रिस्ट को मिलते हैं कि आज मुझे ऐसे क्यों विचार आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो सीवियर डिप्रेशन तक पहुँच जाते हैं फिर भी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है और हमारे पास एक स्टिग्मा है कि ये पागल हो गया, इनको अभी कोई भविष्य नहीं है उसका। पागल का लेवल लग जाता है। इसलिए दोस्तों ये पागलपन नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है। अब नरेंद्र मोदी के जीवन में कितनी समस्या है सोचिए, और फिर भी एक के बाद एक समस्या का सॉल्यूशन लाते हैं। अमित शाह लाते हैं, जितेंद्र अड़िया लाते हैं। मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, एक के बाद एक प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन लाता हूँ, शांति से लाता हूँ, जमा नहीं होने देता हूँ। जब प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, जमा हो जाते हैं ना, तब डिप्रेशन आता है। तो जैसे ही प्रॉब्लम आया जल्दी से उसका सॉल्यूशन ढूंढो और सॉल्यूशन लाओ। हमारा फोकस ऑलवेज सॉल्यूशन के ऊपर होना चाहिए, प्रॉब्लम के ऊपर नहीं। कुछ लोगों का फोकस सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर होता है, सॉल्यूशन के बारे में वो सोचते ही नहीं, सुनते भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमारे जितने भी प्रॉब्लम है उसको कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना है। लाफ्टर थेरेपी, हंसने का। NLP कहता है कि योर माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड एंड दे आर वन।
जो बॉडी में होता है वो माइंड के इफेक्ट होता है, माइंड में होता है वो बॉडी में इफेक्ट होता है, और दे मैच ईच अदर। यानी कि आपका मूड अच्छा है तो आप हंसोगे, मूड यानी स्टेट ऑफ माइंड, तो आप हंसोगे। तो एनएलपी के हिसाब से देखा जाए तो आप हंसोगे तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा। तो लाफ्टर थेरेपी, आपने देखा होगा बहुत सारी लाफ्टर क्लब चलती है, जो गार्डन में जाते हैं लोग हंसते रहते हैं, आर्टिफिशियली हंसते हैं, और रियली उसका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि एनएलपी कहता है कि आपकी फिजियोलॉजी चेंज करने से आपका मूड चेंज हो जाता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। रिलैक्सेशन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, ऐसी क्रिया है कि जो आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को बैलेंस में रखता है, हार्मोन को स्टेबल रखता है। अगर आप पहले से आदत रखोगे रेगुलर रिलैक्सेशन करने की, तो डिप्रेशन आपके पास नहीं आएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी नहीं, और आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और डिप्रेशन नहीं आएगा। तो अगर आपको डिप्रेशन से बचना है तो रेगुलर प्रैक्टिस करें रिलैक्सेशन करने की। मैंने आपको प्रिवेंशन के बारे में बताया, मगर अब कुछ लोग पूछते हैं कि डिप्रेशन का पेशेंट सर हमारे घर में आया, हमने निदान किया, अब इसका भविष्य क्या है, कितनी लंबी ट्रीटमेंट चलेगी। सबको कन्फ्यूज़न है दोस्तों, मैं आपको क्लियर करता हूँ। इट डिपेंड्स कि आप कौन सी स्टेज में डायग्नोस हुआ है। माइल्ड डिप्रेशन है तब डायग्नोस हुआ है तो सिर्फ साइकोथेरेपी से ठीक हो सकता है, 2-4 महीना साइकोथेरेपी लो, पेशेंट ठीक हो जाएगा। मगर मॉडरेट टाइप का डिप्रेशन है, आपने लेट कर दिया, मॉडरेट तक का आ गया, तो उसको दवाई की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब दवाई की कितनी ज़रूरत पड़ेगी वो कोई नहीं बता सकता है। वैसे डॉक्टर हमेशा पहली बार आपको यही कहते हैं 1-2 महीना ही लेनी पड़ेगी। डॉक्टर को मालूम है कि शायद 2 साल 3 साल भी चलेगी, मगर आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आप पहले से ही बंद कर दोगे। इसके लिए दवाई डिपेंड करता है कि आपका कितना मॉडरेट डिप्रेशन है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिसने 1-2 महीना दवाई लिया और ठीक हो गया, और बाद में कभी नहीं लिया। हो सकता है 6 महीना लेनी पड़े, 1 साल लेनी पड़े, तो क्या हो गया, डिप्रेशन से बाहर तो आना है। दीपिका पादुकोण बाहर आ गई है, देखो अभी एकदम नॉर्मल लाइफ जी रही है। कहने का मतलब है कि दवाई से डरने की बात नहीं है। अगर आपका सीवियर टाइप का डिप्रेशन है, आप बहुत लेट कर दिया, बहुत देरी कर दी डॉक्टर तक पहुंचने में, तो फिर आपको तीनों की ज़रूरत पड़ सकती है, साइकोथेरेपी, दवाई और इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी यानी शॉक देने का। अब दवाई के बारे में गलत फहमी है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर नींद की दवाई दे देते हैं, डिप्रेशन की दवाई नहीं देते। ऐसी गलत फहमी है। नहीं दोस्तों, जितने भी डिप्रेशन की दवाई है उसमें से ज़्यादातर इसके साइड इफ़ेक्ट है नींद आना, वो नींद की दवाई नहीं होती, वो आपके हार्मोन को ठीक करने की दवाई रहती है। तो आप ये गलत फहमी में रहते हैं कि नींद की दवाई देते हैं और हमें ठीक से दवाई नहीं देते। दूसरी बात है, एक से ज़्यादा दवाई देनी पड़ती है, कॉकटेल लेनी पड़ती है, और ये कौन सी कॉकटेल आपके बॉडी को और आपके माइंड को फिट होगी वो डॉक्टर नहीं जान सकता, वो तो ट्रायल से ही पता चलता है। तो ऐसा होता है कि पहली बार जाओ, आपको 2-3 दवाई का कम्बिनेशन दिया, 1 महीना राह देखी, इफेक्ट नहीं आई, तो कम्बिनेशन चेंज भी करते हैं। ऐसे 3-4 कम्बिनेशन चेंज करने के बाद डॉक्टर को जजमेंट आता है कि कौन सा कम्बिनेशन आपके ऊपर सही काम करेगा, फिर वो चालू रखते हैं। तो दोस्तों, बार बार डॉक्टर बदलने की कोशिश मत करिए, और दवाई शुरू करने के बाद जैसे हमने मेटासिन खाई और आधे घंटे में बुखार उतर गया, ऐसा नहीं रहता है कि आपने गोली खाई डिप्रेशन की और इमीडिएटली मूड ठीक हो गया। नहीं दोस्तों, मिनिमम 10 डेज इसकी इफेक्ट आने में लगता है। आज आप डॉक्टर के पास गए, आज आपने डिप्रेशन की दवाई स्टार्ट की, आपने खाना शुरू किया, 10 दिन तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगी, उसके बाद स्टार्ट होगी। कुछ दवाई है एक्सटेबलोन करके, वो तो 1 महीने के बाद इफेक्ट आती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि कल ही आपको इफेक्ट आ जाए। तो क्या करते हैं लोग, ऐसा समझते हैं दवाई मेरे पे असर नहीं कर रही है, क्या फ़ायदा, बंद कर देते हैं। और सबसे बड़ी डेंजरस बात है, जब पेशेंट डॉक्टर को पूछे बिना अपनी दवाई बंद कर देता है, फिर बढ़ जाता है बीमारी तो फिर से जाता है, तो उसकी दवाई असर नहीं करती है, रेजिस्टेंस हो जाते हैं। ये गलती कभी भी मत करिए, डॉक्टर को पूछे बिना कभी भी अपनी दवाई बंद मत करिए, नहीं तो आप इतना बुरी तरह से फंसोगे कि आपको बड़ी बड़ी दवाई लेनी पड़ेगी, ज़्यादा डोज लेने पड़ेंगे, ज़्यादा कम्बिनेशन लेना पड़ेगा, समझे। तो ये मेरा सजेशन है। अब मैं आपको पेशेंट को कुछ कहना चाहता हूँ। आपको जब भी खुद को ऐसा लगे कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, मेरे विचारों में कुछ गड़बड़ है, मुझे नेगेटिव विचार आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, खुद जाइए साइकियाट्रिस्ट के पास, पढ़े लिखे हैं तो, और पढ़े लिखे की वही तो निशानी है। कोई बोले तब क्यों जाने का, खुद चले जाइए अपॉइंटमेंट लेके। डॉक्टर ने अगर ट्रीटमेंट दी है तो उसको रेगुलर लीजिए, डॉक्टर के ऊपर डाउट मत करिए कि डॉक्टर नींद की गोली दे के सुला देते हैं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर डॉक्टर ने बोला कि आप साइकोथेरेपी भी लीजिए तो जाना चाहिए, डॉक्टर पैसे के लिए नहीं करते हैं। कुछ लोग रहते हैं वो 1 to 2% होते होंगे, 98% तो डॉक्टर आपको सही एडवाइस करेंगे दोस्तों।
उनकी ईमानदारी पे शक मत करिए कि ये पैसा खाने के लिए ऐसे एडवाइस कर रहे हैं, बहुत कम लोग रहते हैं ऐसे। दूसरी बात है कि जब भी आपको सुसाइड का थॉट आए तो जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करिए, मुझे मरने की सोच आ रही है मेरी, क्योंकि अगर इसको अभी नहीं रोकोगे तो इतना बढ़ जाएगा कि आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। आपको पहले ही सुसाइड के थॉट को रोकना है, नहीं तो सुसाइड का थॉट आपको रोक नहीं पाएगा, आप कर लोगे। बहुत डेंजरस चीज़ है, इसलिए जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करिए। वेस्टर्न कंट्री में तो हेल्पलाइन रहती है, जिनको भी सुसाइड के थॉट्स आते हैं फ़ोन करते हैं, इमीडिएटली उनके घर पे टीम आ जाती है, उनको हेल्प करती है। यहाँ इतना अभी मॉडर्न नहीं हुआ हिंदुस्तान में, कभी हो जाएगा। फिर ये आपके लिए, पेशेंट के लिए। अब पेशेंट के रिलेटिव के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि डेंजर सिग्नल कौन से होते हैं। आपको डेंजर सिग्नल को वॉच रखना है, नहीं रखोगे तो आप सरप्राइज मिलेगा कभी उनका सुसाइड होके। दूसरी बात है कि पेशेंट को दवाई के साथ लव की बहुत ज़रूरत होती है, प्रेम की ज़रूरत होती है। हो सके उतना प्रेम दीजिए। लव इज़ नॉट हग एंड किसेस, लव इज़ केयर एंड कंसर्न। तो आपको उसको बहुत प्यार देना है, उनको लगना है कि somebody loves me, क्योंकि यूजुअली ऐसा भी देखा गया है कि लैक ऑफ लव इज़ द कॉज ऑफ डिप्रेशन। तो आपको उनको प्यार देना है। और ऐसा भी देखा गया है कि जब किसी को कोई प्यार देता है तो प्यार करने वाले को और मिलने वाले को दोनों को फ़ायदा होता है, देने वाले को और लेने वाले को। तो आपको तो फ़ायदा है, मगर सामने वाले को भी फ़ायदा होगा। ज़्यादा सीवियर टाइप का डिप्रेशन वाले को कभी अकेला मत छोड़िए, क्योंकि वो अकेला रहने में से उनके अगर सुसाइड के थॉट चालू हो गए तो डेंजर हो जाता है दोस्तों। तो सीवियर डिप्रेशन वाले को अकेला मत छोड़िए, और उनके साथ डेली थोड़ी सी मन की बातें करिए, उनके साथ उनकी बात सुनिए कम से कम, उनको ज़्यादा एडवाइस मत दीजिए। डिप्रेशन के पेशेंट को एडवाइस से ज़्यादा उनकी बात सुनने का अच्छा रहता है। तो आप उनसे बातें करिए, उनको सुनते रहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनको लेक्चर कभी मत दीजिए, तू ऐसा करता है, तू वैसा करता है, तेरे को कल नहीं है तो कब सुधरेगा। अरे सुधरेगा तब जब उनकी दवाई आएगी, तुम्हारे क्रिटिसिज्म से या एडवाइस से नहीं आएगी। क्रिटिसाइज तो बिल्कुल मत करिए, तू कैसा है, तेरा कपड़ा देख, तेरा कमरा देख, तू पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, आजकल तेरा ध्यान कहाँ है। ये सब बातें डिप्रेशन के पेशेंट को और उलझा देगी और उनका डिप्रेशन बढ़ा देगा। पेरेंट्स के लिए खास है, पेरेंट्स को पता नहीं रहता कि मेरे बच्चे के में डिप्रेशन का प्रॉब्लम है और वो ऐसे हरकतें करते रहते हैं अनजाने में, मगर उसका नुकसान तो दोनों को भुगतना पड़ेगा। बच्चे का डिप्रेशन बढ़ जाएगा तो डोंट गिव लेक्चर, डोंट क्रिटिसाइज देम। मैं ये रिलेटिव के लिए बोल रहा हूँ। उल्टा वो इतना निराश हो जाता है कि उनको कहना पड़ता है, बेटा और बेटी तो ठीक हो जाएगा, ये थोड़े समय का है, डॉक्टर ने अच्छी दवाई दी है, तो रेगुलर लेगा तो अच्छा हो जाएगा। ये बार बार उनको बोलना पड़ेगा, समझे ना। भगवान जाने क्या होगा, कब होगा, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है, अप्रिशिएट करिए। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मेरा जो प्रोग्राम है उसमें आपने देखा होगा, उनको पॉजिटिव स्ट्रोक दीजिए। जितना ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे, जेन्युइन तारीफ़, उतना उनको फ़ायदा होगा। तो पेशेंट को क्रिटिसाइज से उल्टा करिए, उनकी तारीफ़ करिए दोस्तों। और उनको जब भी जहाँ भी हेल्प की ज़रूरत है उसको हेल्प करने के लिए रेडी रहिए। उनको ऐसा नहीं महसूस होने दीजिए कि वो अकेला पड़ गया है, उसको कोई हेल्प नहीं करता है, ऐसी फीलिंग नहीं आई है। उनकी बातों में इंटरेस्ट लीजिए, उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लीजिए, उनकी हर एक्टिविटी में इंटरेस्ट लीजिए, तो उनको ऐसा लगेगा कोई तो मेरे साथ है, मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ। ये आपको करना है, रिलेटिव्स को और उनको। खास तो आपको सुसाइड से बचाना है, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड है, आप जानते हैं, आपको डेंजर सिग्नल मालूम है, आप वॉचफुल है, तो आप उनको सुसाइड से बचा सकते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है, और जितना ज़्यादा उनको लव दोगे उतना उनका फ़ायदा है। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन होता है तो क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर क्या करेंगे ये बताया, पेशेंट को क्या करना है उनके लिए मैंने सजेशन दिए, और मैंने सजेशन उनके रिलेटिव के लिए भी दिया। चलिए, और कुछ बातें हैं जो अगले प्रोग्राम में करेंगे, अगले एपिसोड में करेंगे, या अभी का एपिसोड ख़त्म होता है, एपिसोड 4। ऑल द बेस्ट।